हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए इसमें अभी एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें ईवीएस का सेट नंबर 1 लेके आई हूँ। इस सेट में वैसे तो बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चंस है, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए कि मतलब आप अपना जैसे ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप अपना बेसिक किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ईवीएस हुआ ये एक तरीके से जनरल नॉलेज का ही पार्ट होता है। तो मैं आपके लिए ये जनरल नॉलेज की काफ़ी सीरीज़ बनाती रहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी आप वन लाइनर नोट्स में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से आपके प्रिपेयर होते जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये अमृतसर, तो इसका जो आंसर है ये तो हम पता कर ही लेंगे क्या आंसर है इसका, भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इनकी आधारशिला जो है ये रखी थी गुरु रामदास ने। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट जाएगा, गुरु रामदास ने। और इन्हें गुरु की उपाधि जो है वो 30 अगस्त को 1574 में दी गई थी। अच्छा, क्या हुआ था अमृतसर में दी गई थी, कैसे? तो इसमें और क्या था, विदेशी आक्रमण से शहर तबाह किए जा रहे थे। जब 1574 में जो ब्रिटिश लोग थे वो हम आपके ये अमृतसर इनमें और सब जगह क्या हो रहा था, जो अटैक हो रहे थे और जो शहर वगैरह थे, जो राज्य थे, उनको क्या तबाह कर रहे थे। उसके बाद में पंचम शहर में नानक गुरु रामदास जी ने शहर रामसर अमृतसर को पहले हम रामसर कहते थे। अमृतसर को पहले हम रामसर के नाम से जानते थे। किस सर के नाम से जानते थे? रामसर के नाम से जानते थे। और अमृतसर को ही उसके बाद में इसका निर्माण जो हुआ वो अमृतसर नाम से हुआ। किस नाम से हुआ फ्रेंड्स? अमृतसर के नाम से। तो बेसिकली हम यहाँ इतना जानते हैं कि अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी, तो वो रखी थी गुरु रामदास ने। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पहुँचते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब हम ए के विषय में कुछ जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि ए जो है ये आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है कोयम्बटूर। और ये मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र है। और कोयम्बटूर है क्या? ये एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक केंद्र है। नीलगिरी की तराई में स्थित यह शहर पूरे साल सुहावने मौसम का एहसास कराता है। मतलब ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम हरा भरा सा रहता है। तो पूरे साल यहाँ क्या, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम यहाँ पर नज़र आता है। और ये कोयम्बटूर हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्या है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्या ऑप्शन ए जाएगा यमुना नहर, या बी इंदिरा गांधी नहर, सी सिरहद नहर, डी कोई नहीं। तो सीरियस सी बात है, सिंपल हम कह सकते हैं डी तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पर हमें लगाना।
और यमुना नहर भी बिल्कुल नहीं होगी, सिरहद नहर के साथ हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे इंदिरा गांधी नहर के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ होगा। इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरके बांध से निकाली गई है। कौन कौन से नदियों से? सतलज से और व्यास से, इन दोनों के संगम से ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकाली गई है। और ये इंदिरा गांधी नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती है। ये नहर जो है इंदिरा गांधी नहर ये आपकी जो है वो पंजाब और राजस्थान, हमारा पंजाब और राजस्थान, इनको पानी की आपूर्ति कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो हमारे यहाँ जाएगी ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण क्या था? जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य कारण यहाँ पर क्या था? तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया जाना था। ये लेकिन 1962 में क्या हुआ? 1962 में क्या हुआ? संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर, और आपको पता है कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच में जो इकोनॉमिकल स्टेज थी उसके काफ़ी जो युद्ध हुआ था, तब जो इकोनॉमिकल स्टेज थी भारत की वो बहुत ज़्यादा क्या कमज़ोर हो गई थी। तब क्या था, और ध्यान स्थानांतरित किया रक्षा उद्योग की ओर, फिर इसके बाद ध्यान को स्थानांतरित किया, और उसके बाद फिर 1956 में और 1966 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भाई लड़ाई उसके बाद में 1962 और 56 से 66 तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ? मुद्रास्फीति प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध में मूल स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। मुद्रास्फीति आप समझते हैं। बांधों का निर्माण जारी रखा गया, कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए थे। पंजाब में गेहूं का बहुतायत में उत्पादन किया गया था। तो गेहूं का उत्पादन किया गया था, तो गेहूं वगैरह यहाँ पे, और जो आप ये सारी चीज़ें, तो गेहूं क्या आर्थिक सुधार में आएगा? नहीं। ग्रामीण विकास में क्या गेहूं आ रहा है? नहीं। गेहूं हम कहाँ से पैदावार करें भाई? क्रॉपिंग में करेंगे ना, एग्रीकल्चर फंक्शंस में करेंगे ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी जाएगा राइट हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण था वो था कृषि। क्या कारण था? कृषि कारण था उसका। फ्रेंड्स आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट। राज्यसभा के कितने सदस्यों या कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये हमारे संविधान का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थी तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ ले आई हूँ। आगे जब इकोनॉमी वाला पार्ट होगा तब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा जो है ये भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए भाई। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो कुल 250। ठीक है, 250 होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमें समझना है कि जो राज्यसभा है वो ऊपरी है,
प्रतिनिधि और जो लोकसभा है वो निचली प्रतिनिधि है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है और जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर्स के लिए। तो ये अब हमें ये और पता चलेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 6 ईयर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? भूमध्य रेखा का जो अक्षांश है वो कितना होता है? भूमध्य रेखा का अक्षांश होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी? अच्छा, पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, इसकी जो भूमध्य रेखा है, इसकी लंबाई कितनी होगी लगभग? तो इसकी लंबाई लगभग होगी 140,075 km, लगभग इतनी इसकी लंबाई है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। इसमें हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी इसमें होगी हमारा, ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 111 यानी कि 111 km, किलोमीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसको। आप अच्छे से, आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी झारखंड की रांची है। ठीक है, झारखंड की जो कैपिटल है हमारी वो क्या है? यहाँ पर यहाँ पे झारखंड होगा। ठीक है, झारखंड की रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो वो झारखंड की है। अच्छा, तो गोवा की क्या है? गोवा की ये हमारी हो जाएगी पणजी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, हिमाचल की हो जाएगी शिमला। अच्छा, हिमाचल की शिमला। छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर। ठीक है ना, रायपुर हो जाएगी। अब हमें यहाँ हमारा जो आंसर है वो सी के साथ हम जाना चाहेंगे। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बाकी छत्तीसगढ़ की मैंने आपको बता दी है, इसकी छत्तीसगढ़ की आपकी रायपुर होगी, और गोवा की पणजी है, झारखंड आपको पता ही है रांची है, और हिमाचल प्रदेश की आपको पता है शिमला होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को आप लोग जानते हैं। सीवी रमन के बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, सीवी रमन जी को। तो मैं आपको बता दूँ, सीवी रमन जो थे वो भौतिकी के वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? भौतिकी के वैज्ञानिक थे। और 1930 में सर चंद्रशेखर वैकुंठ रमन, इनका पूरा नाम जो था वो था सर चंद्रशेखर वैकुंठ रमन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। और इन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। किस प्रभाव के लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट जाएगा। और आपको ये पता ही होगा कि 1931 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य पर पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था भारत से। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है आगे? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है
इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है।